साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो महासू महाराज और कोलजू देवता जो हमारे न्याय के देवता हैं उनको दंडवत प्रणाम, उनके आगे शीश नवाते हैं कि वो हमें इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में शक्ति प्रदान कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तत्पश्चात प्रदेश के समस्त युवा वर्ग, समस्त अभिभावकगणों को भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि वो लोग इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मैं प्रदेश भर के तमाम ऐसे युवाओं को और अभिभावकों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, उसमें मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। बशर्ते है कि मुख्यमंत्री साहब सिस्टम में खराबी बहुत है और आप कितना सुधार पाते हैं ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि अभी भर्तियों की बात चल रही है और आपने आदेश भी कर दिया है कि जिन भर्तियों में गड़बड़ियां हुई है उन भर्तियों को हम रद्द कर रहे हैं। तो ऐसा आपने आदेश कर दिया है और उत्तराखंड सरकार की जो साइट है सोशल मीडिया पे उस पे भी आपने डाला है, अपने साइट पे भी डाला है, परंतु अभी तक कोई ऐसा संवाद जारी नहीं हुआ सरकार की ओर से, आयोग की ओर से कि वो भर्तियां कौन कौन सी है, वो परीक्षाएं कौन कौन सी है जिन्हें निरस्त किया गया या जिनमें छंटनी होनी है। ये बड़े असमंजस्य की स्थिति पैदा है उत्तराखंड के युवा वर्ग में, उत्तराखंड के अभिभावकगणों के मन में कि वो भर्तियां कौन सी है। अब सबसे पहले तो मेरी मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड सरकार से और आयोग से यह गुजारिश है कि ये आदेश आने के बाद आप सबसे पहले ये स्पष्ट करिए कि वो भर्तियां कौन कौन सी हैं जिसको रद्द करा जाना है या जिसमें छटनी होनी है। क्योंकि कई भर्तियां तो ऐसी है, वो चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए या आप कनिष्ठ सहायक जो न्यायिक वाला था उसे ले लीजिए, ये ऐसी भर्तियां हैं जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है, कई लोगों ने अपने घर बसाए हैं, परंतु जो गलत तरीके से इसमें भी हुआ है। क्योंकि 5 भर्तियां एसटीएफ के पास जांच में हैं, वो वन दरोगा ले लीजिए, आप बीडीओ बीपीडीओ ले लीजिए, सचिवालय रक्षक ले लीजिए, 3 और चौथी भर्ती जो कनिष्ठ सहायक की है वो ले लीजिए, और 5वीं भर्ती जो इसमें थी वो कनिष्ठ सहायक था या दूसरी कोई भर्ती थी। जो 5 भर्तियां हमारे एसटीएफ के पास है उसमें असमंजस्य की स्थिति में अभ्यर्थी है। आप एक संवाद जारी कर दीजिए सरकार की ओर से, आयोग की ओर से, उस माध्यम से ये बता दीजिए कि किस भर्ती को निरस्त करा गया है और किन भर्तियों में छटनी होनी है। बात यहीं नहीं रुकती, बात आगे अब इसलिए भी बढ़ती है कि ठीक है बीडीओ बीपीडीओ की जांच चल रही थी, उस पर कार्रवाई हो रही थी, कई गिरफ्तारियां हुई है और इससे काम नहीं चलेगा। गिरफ्तारियां हुई है और आशंका है, हमें तो बहुत ज़्यादा आशंका कि और भी गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि सरकार के समक्ष जो उत्तराखंड के युवाओं ने, सरकार के समक्ष जो उत्तराखंड के विपक्ष ने, सरकार के समक्ष जो अन्य संगठनों और अन्य राजनीतिक दलों ने जो सीबीआई जांच के लिए जो मांग की थी, वो आप समझ सकते हैं कि वो होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये नहीं है कि अपनों को बचाने के लिए आपने मेहनती छात्रों की बलि दे दी। बलिदान तो मांगती है परीक्षा, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है बलिदान मांगती है, परंतु वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन लोगों ने यदि बलिदान दिया है जिन्होंने अपने मेहनत से इस परीक्षा को पास किया था, उन लोगों का बलिदान तभी सार्थक होगा, वो बलिदान तभी सही मायने में होगा कि आने वाले भविष्य में ना उन अभ्यर्थियों के साथ, ना उन अभ्यर्थियों के छोटे जो भाई बहन जो कल के दिन पीछे इस लाइन में लगेंगे उनके साथ अन्याय होगा। वो बलिदान तभी सार्थक होगा और उस बलिदान देने वाले व्यक्तियों के साथ और उत्तराखंड प्रदेश के साथ तब न्याय होगा जब हमारी सरकार सीबीआई जांच के लिए आदेश करेगी। क्योंकि इसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूं
यदि मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, तो महोदय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके सारे रास्ते खुले हैं तो आप आदेश कर दीजिए और सीबीआई जांच करवा ही दीजिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना तय है। अभी कुछ छात्र, मेहनती छात्र निराश बहुत होंगे इस डिसीजन से कि भाई रद्द हो गई है। व्यापम जो घोटाला हुआ था उस दौरान जब जांच हुई थी तो उस समय भी व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश में जांच के दौरान ही, जांच के बीच में ही 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया था, जिसे नए सिरे से कराया गया था। तो ये डिसीजन अगर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 2025 तक उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो उसके लिए डिसीजन लेने भी ज़रूरी है। उसमें कई लोगों के अहित भी होते हैं, परंतु वो बलिदान, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। जो मेहनती लोगों के बलिदान गए हैं वो तब खुश होंगे या उनका बलिदान तब सही मायने में होगा कि वो सीबीआई जांच हो और जो अभी भी एसटीएफ की रडार में नहीं है या जांच समितियों के रडार में नहीं है, उन दोषियों को सज़ा मिले। मैं कहना चाहता हूँ जो गतिमान भर्तियाँ हैं, गतिमान भर्तियों में आप देख सकते हैं कई में रिजल्ट आ चुके हैं और जिसमें गड़बड़ियां हैं आप उसको जांच के दायरे में डालिए। कुछ भर्तियां आपने जांच के दायरे में डाली है जिसमें गड़बड़ियां हुई है, आप उन भर्तियों को भी जांच के दायरे में डालिए। जांच में कुछ ऐसा निकल कर आता है उस पर कार्रवाई कीजिए। परंतु जिन भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो भर्तियां साफ सुथरे ढंग से हुई होगी वो जांच का विषय है। जो साफ सुथरे ढंग से आपको लगती है उसमें आप आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं ने बड़े सपने देखे थे। चुनाव के दौरान विज्ञप्ति भी जारी हो गई थी, परंतु अब ज्वाइनिंग का इसमें जो साफ सुथरे ढंग से भर्ती परीक्षा हुई है उसमें आप कार्रवाई आगे करिए। बाकी सीबीआई की जांच को लेकर आज प्रदेश का युवा मुखर है। सीबीआई जांच होगी और होकर रहेगी, ये उत्तराखंड का युवा चाहता है। अब आप डिसीजन लीजिए कि सीबीआई जांच कैसे होगी, सरकार के माध्यम से होगी या न्यायालय के माध्यम से होगी, वो आपके हाथ में है। बाकी यूके एसएससी के साथ यूके पीएससी का भी मामला आप संज्ञान में लीजिए। यूके पीएससी में जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, वो चाहे महिला वाला ऑडियो प्रकरण हो, उसमें आप देख सकते हैं कि जिन व्यक्ति पर उन्होंने, महिला ने आरोप लगाए हैं लेन देन के, और जो चीज़ें उन्होंने कही है वो बिल्कुल जांच का विषय है। उसमें अगर डीजीपी साहब ने जांच के आदेश दिए तो उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, परंतु वो जांच वहीं तक नहीं रुकनी चाहिए। जिस पैनल की वो बात कर रहे थे उस पैनल के खिलाफ हमारे पास भी कुछ पुख्ता सबूत है, पुख्ता कोई साक्ष्य है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उस पैनल के ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि एक प्रवक्ता लेक्चरर के लिए भर्ती हुई थी, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए एक भर्ती हुई थी, उसमें एसटी वर्ग की एक सीट थी। और क्या हुआ कि रिटर्न जब लिया गया तो उसमें रिटर्न में जो टॉपर था उस बच्चे के नंबर थे 78 समथिंग, 78.75। और जो नियमावली कहती है, इनकी जब हमने नियमावली निकाली, नियमावली में ये लिखा हुआ है कि यदि सीटों की संख्या 1 से 5 है तो आप 5 गुना अधिक बच्चे इंटरव्यू में बुला सकते हैं। यदि सीटों की संख्या 6 से 10 हैं तो आप 4 गुना अधिक अभ्यर्थी बुला सकते हैं। यदि सीटों की संख्या 11 से अधिक है तो आप 3 गुना अभ्यर्थी बुला सकते हैं। ये हम साक्ष्यों के साथ बात करेंगे और इनके नियमावली के साथ, जो नियमावली है उसके हिसाब से बात करेंगे। परंतु इस पैनल ने क्या किया, और उसी पैनल की मैं बात कर रहा हूँ जिस पैनल की ऑडियो वायरल हुई है, उस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ। उस पैनल में क्या हुआ कि वहाँ पर एक सीट के लिए 8 अभ्यर्थी लिए गए। आप सबसे पहले तो यहाँ पर ये जवाब दे दीजिए कि आप जब एक सीट थी तो आपने 8 अभ्यर्थी कैसे ले लिए नियमावली के विरुद्ध जाकर, नियमावली के विपरीत जाकर। ये सबसे बड़ा संदेह खड़ा करता है। उसके बाद चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सिलेक्शन ना फर्स्ट वाले का हुआ, ना सेकंड वाले का हुआ, ना थर्ड का हुआ, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें किसी का नहीं हुआ।
जिस बच्चे के लिए प्रक्रिया अपनाई गई, जिस बच्चे के लिए नियमावली के विरुद्ध जाकर काम किया गया, ये उस 8वें बच्चे का सिलेक्शन करवाया गया। आप देख सकते हैं टॉपर को 35 नंबर इंटरव्यू में दिए गए, जबकि 8वें नंबर वाले को 60 नंबर दिए गए हैं। तो ऐसी नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी? ये सिस्टम, हम ये नहीं कह रहे कि अगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी विशेष उसके लिए नहीं थी। बीडीओ बीपीडीओ का जब मामला था तो बीडीओ बीपीडीओ अपनी जगह है, पर उसमें हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और इसलिए ये बात फिर रिपीट कर रहे हैं कि आपने उन लोगों का बलिदान तो ले लिया जो मेहनत से हुए थे, परंतु उनका बलिदान तब सार्थक होगा, उनका बलिदान देना तब सही होगा जब इस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी, जब दोषियों को सज़ा मिलेगी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। आप करिए छटनी, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, आप सीबीआई जांच करवाइए। ये आज प्रदेश के युवाओं की डिमांड है, प्रदेश के अभिभावकों की डिमांड है। बाकी यूकेपीएससी का जो मैंने ये मामला बताया है, ये मैं पूरी फाइल जो हमारे पास है ये एसटीएफ को भी देंगे, उत्तराखंड शासन को भी देंगे, और आयोग को भी इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएंगे, और साथ में मीडिया को भी ये चीज़ देंगे, क्योंकि ये इतने बड़े खेल कब से चल रहे हैं। बाकी जो विधानसभा के तहत जो बैकडोर से एंट्री हुई है, विधानसभा में जो इतनी नियुक्तियाँ हुई है, वो बिल्कुल असहनीय। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेहनती छात्र इतना पढ़ रहा है, मेहनती छात्र कोचिंग कर रहा है, मेहनती छात्र लाइब्रेरी में जा रहा है, मेहनती छात्र तपस्या कर रहा है, परंतु वहाँ पर बैकडोर से एंट्री देना कितना उचित है? बैकडोर के माध्यम से जो ये एंट्रियाँ हो रही है, अगर सिस्टम को सुधारना है, यदि युवा मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं, हम सिस्टम में सुधार लाना चाहते हैं, तो आप एक आदेश पारित करिए कि आज से बैकडोर में एंट्री पूर्णतः बंद होगी। आपने अगर 4th क्लास कर्मचारी भी लगाना है या जो भी कर्मचारी आपने लगाना है, आप उसके लिए कोई मानक तय कीजिए। उन मानकों के आधार पर आप सबको अवसर दीजिए। संविधान के तहत, समानता के अधिकार के तहत आप सबको समान अवसर दीजिए, और उसके बाद वो नियुक्तियाँ होंगी। हम तो 4th क्लास की बात कर रहे हैं, आपने तो यहाँ पर अपर निजी सचिव बैकडोर एंट्री से डाल दिए। तो क्या किस दिशा की ओर वो प्रदेश को ले जाएंगे, मैं ये समझ से परे हैं। आज हमारी चिंता ये है कि वो अपर निजी सचिव जिनको बैकडोर से एंट्री मिली है, वो प्रदेश को किस ओर धकेलेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसमें चिन्हित अभ्यर्थी हुए हैं, अभी तक देखिए डीजीपी साहब ने 200 प्लस कुछ कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, उसके बाद अजय सिंह जी 60 तक कहते हैं। जितने भी अभी तक के चिन्हित अभ्यर्थी हैं, जिनको चिन्हित कर दिया गया है कि ये लोग इसमें पाए गए हैं, ये लोग अनुचित साधनों से परीक्षाओं को पास करने में लगे हुए थे, उन अभ्यर्थियों की सूची जारी कर उसको पब्लिश किया जाए, और उन पे कम से कम 5 साल नहीं तो आजीवन उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये हमारी मांग है। बाकी अभी तक की जो जांच चल रही है, अभी तक की जांच में मैं कह दूं कि आपने सब घेरे में ले लिए हैं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव क्या आपके रिश्तेदार हैं या आपके इतने करीबी हैं कि उन पर जांच नहीं बिठा रहे हैं? यदि वाकई में एसटीएफ ने जो खुलासा किया है कि जब पेपर प्रिंट हो रहा था, जब पेपर की पैकिंग हो रही थी, उस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियो थी वो गायब है, तो कार्रवाई तो बनती है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष, आयोग के पूर्व सचिव, आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक, इन तीनों पर कार्रवाई बनती है और कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और अगर ये मांगें नहीं मानी जाती तो हम लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे, आयोग के खिलाफ भी लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से भी लड़ेंगे, कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे। उनको जांच के घेरे में लेना पड़ेगा। अगर आयोग के पूर्व सचिव और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व परीक्षा नियंत्रक को बचाने की कोशिश की जा रही है तो ये हमसे रहा नहीं जाएगा, हम इसे सहेंगे नहीं। उनको जांच के दायरे में लो और उनकी जांच करो, ऐसा क्यों हुआ, इनके संपत्तियों की जांच करो। मैं ये कह देना चाहता हूँ। बाकी मैं देख रहा था कि ऐसा सुनने में आया भी कार्यवाहक अध्यक्ष वहीं के जो मेंबर थे
उन्हें नियुक्त किया गया है कार्यवाहक के लिए, ठीक है, कार्यवाहक आप कर लीजिए कुछ दिनों के लिए, परंतु हमें जल्द ही 10 से 15 दिनों के अंदर कोई वहाँ पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, अनुभवी आईएएस अधिकारी हमें वहाँ पर उच्चतम पदों पर चाहिए। ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं कह देना चाहता हूँ कि आपने या आपके जो पूर्व इससे मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ये बात कही थी कि आयोग को भंग किया जाए। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, आयोग को भंग किया जाना चाहिए। और भंग का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम वहाँ पर उस मशीनरी को डैमेज कर रहे हैं जो मशीनरी वहाँ लगी हुई है, या उसको ध्वस्त कर रहे हैं, या हम वहाँ के उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहे हैं जो वहाँ पर बनी हुई है। नहीं, हम ध्वस्त करना चाहते हैं आयोग के अंदर बैठे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आयोग के सचिव और अध्यक्ष को हटाने से ये बात पूरी नहीं होगी। हो सकता है वहाँ के निचले स्तर के कर्मचारी इसमें संलिप्त हो, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके कॉल डिटेल खंगालनी चाहिए, उनकी 2 साल की CDR निकालनी चाहिए और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वो चाहे आयोग के निचले स्तर के अधिकारी हो, निचले स्तर के कर्मचारी हो या ऊपरी स्तर के जो अधिकारी हो, इन सबको जांच के दायरे में लेना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं आयोग को भंग करो, वहाँ पर नए लोगों को भेजा जाए, नए ईमानदार लोगों को भेजा जाए, नए अनुभवी लोगों को भेजा जाए। इसलिए हम आयोग भंग करने की बात करते हैं और त्रिवेंद्र रावत जी के इस बयान का समर्थन करते हैं। एक बात और कही थी त्रिवेंद्र रावत जी ने कि अगर मामला दूसरे राज्य से जुड़ता है तो हम उसमें CBI जांच की मांग करते हैं। इस बात में भी हम त्रिवेंद्र रावत जी का समर्थन करते हैं कि दूसरे राज्य से जैसे कनेक्शन जुड़ा तो CBI जांच की मांग होनी चाहिए, CBI जांच के आदेश होने चाहिए। तो ये मैं कह देना चाहता हूँ कि आज दूसरे राज्य से भी कनेक्शन जुड़े हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े स्तर पर कनेक्शन जुड़े हैं, तो अब CBI जांच के आदेश होने चाहिए। और अब फिर त्रिवेंद्र रावत जी अपनी बात से पलट जाते हैं और कहते हैं कि देखिए अपनी जो हमारी जांच एजेंसियां उनको मजबूत करना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए। अरे मान्यवर, आज हम छाती ठोक के कह रहे हैं, प्रदेश का युवा छाती ठोक कर कह रहा है, प्रदेश का अभिभावक, प्रदेश का जन जन छाती ठोक कर कह रहा है कि STF ने जो काम किया है वो सराहनीय है, वो काबिले तारीफ है, उस काम के लिए हम सल्यूट करते हैं। परंतु जहाँ पर दायरा बढ़ जाए वहाँ पर काम STF से नहीं चलेगा, वहाँ पर CBI जांच होनी चाहिए। मैं ये उदाहरण इसलिए भी दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरगनाओं के फोटो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ वायरल हो रहे थे, क्या अगर STF को लगे ये संलिप्त हो सकते हैं, क्या STF उनसे जवाबदेही या उनसे जवाब ले पाएगी, उनसे सवाल पूछ पाएगी? नहीं। इसलिए CBI जांच जरूरी है। त्रिवेंद्र रावत जी के फर्स्ट जो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया उसका समर्थन करते हैं कि दूसरे राज्य से कनेक्शन जुड़ गया है, उसकी जांच हो। परंतु जो सेकंड इसमें आपने अपने बचाव के लिए ये कह दिया कि नहीं, अपने जांच एजेंसियों पर हमें भरोसा है, हमें भरोसा है, परंतु हमें फिर भी CBI जांच चाहिए। STF ने अच्छा काम किया है पर हमें फिर भी CBI जांच चाहिए। ये रट हमारी है क्योंकि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं कह देना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड सरकार सदैव ही अपने राज्य में जो नागरिकों के हितों की रक्षा करने में नाकामयाब रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वो बात चाहे महिला आरक्षण 30% की हो, वो बात चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें API को लागू करने को लेकर हो। ये राज्य की अवधारणा कुछ और थी और आज 22 वर्षों में ये राज्य किसी और दिशा में चला गया है। अगर उस राज्य की अवधारणा की तरफ इस राज्य को फिर से लाना है तो यहाँ का युवा ला सकता है, यहाँ के अभिभावक ला सकते हैं, यहाँ का प्रदेश का जन जन ला सकता है, परंतु उसके लिए उस तरीके से काम करना होगा। आपने अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवानी है उसके लिए सलाम कि आप भर्ती करवाइए, परंतु API स्कोर के माध्यम से बहुत गलत बात। आपने तो उस अवधारणा के उलट ये काम करना शुरू कर दिया जिस अवधारणा को लेकर राज्य बना था।
उत्तराखंड बना था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड बनेगा कि यहाँ पलायन रुकेगा, परंतु आप उसके उलट काम कर रहे हो। आप एपीआई स्कोर लागू करके अन्य राज्यों, बाहरी राज्यों के लोगों को फ़ायदा देना चाहते हो, गलत। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे जो धन सिंह रावत जी हैं, बड़े चर्चित मंत्री हैं, चर्चाओं में काफ़ी नाम आता है, वो चाहे बारिश का ऐप हो या घसियारी योजना हो या फिर अनेक प्रकार के जो भी उनके जो हाईलाइट होने के तरीके हैं वो बड़े गजब के हैं। परंतु मैं धन सिंह रावत जी से भी कह देना चाहता हूँ, मान्यवर, अगर आपसे इतने भारी भरकम ये विभाग संभलते नहीं हैं तो आप तुरंत इस पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपके खिलाफ कोऑपरेटिव बैंक की जांच चल रही थी तो आपको स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जांच आप करिए, जब तक ये जांच साफ नहीं हो जाती है, जब तक जांच की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक मैं इस्तीफा दिए रहता हूँ। आपके पद पे रहते हुए जांच प्रभावित हो सकती है, स्वाभाविक है, होगी, मंत्री हैं विभाग के। दूसरी सबसे बड़ी बात कि धन सिंह जी, आप उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अब मज़े की बात यह है कि आपको इस पद पर रहते हुए 6 साल पूरे हो गए हैं और आपने 6 साल से यूसेट की परीक्षा नहीं करवाई है। सबसे गजब की बात यह है, क्या धन सिंह जी आप धन बटोरने के लिए लगे हुए हो जब से आपको मंत्री पदभार मिला है? ऐसा नहीं। आपसे ये हमारी मांग है कि यूसेट की परीक्षा को जल्द से जल्द करवाया जाए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है, अभी कोर्ट के माध्यम से ये खारिज हो गई है, ये रद्द कर दी गई है, परंतु हमारे बच्चे यदि फिर से इसे देंगे, उत्तराखंड के बच्चे फिर से देंगे, ये वहाँ पर एपीआई स्कोर हटना चाहिए। नहीं तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके पास ये मंत्रालय भी नहीं बचेगा। हमें आपके घर में धरना देना पड़ेगा, आपके घर में धरना देंगे, हमें आपको रास्ते में जाते हुए रोकना पड़ेंगे, आपको रास्ते में जाकर रोकेंगे, हमें आपको आपकी विधानसभा श्रीनगर में घेरना होगा, हम आपको विधानसभा में घेरेंगे। परंतु धन सिंह जी, जो न्यायोचित है वो आप करिए। हम आपसे कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। हम उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य को देखते हुए एपीआई स्कोर हटाने की बात कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर यूसेट कराने की बात कर रहे हैं। और मान्यवर, आपके स्वास्थ्य विभाग की भी बात कर लेते हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग में तो अभी भर्ती हुई थी, उसमें कितनी गड़बड़ियां सामने निकल कर आई है, उसमें कितने धांधली के आरोप लग रहे हैं। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी जांच करवाई जाए? यदि आप अपने पद की कोई गरिमा समझते हैं, अपने पद की कोई नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, तो आप तुरंत उसके लिए भी जांच के आदेश दे दीजिए। जो गड़बड़ी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में हुई है, उसकी रिकॉर्डिंगें हर एक उत्तराखंडियों के व्हाट्सएप पर टहल रही है, उनके स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट हर एक उत्तराखंड के अपने मोबाइल पर तैर रहे हैं। तो उसकी जांच कब? आपको जांच के आदेश देने पड़ेंगे, नहीं तो ये भी पता नहीं लगेगा कि मंत्री पद कब छीना गया। आप ये बात रहने दीजिए, आपको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, ये हम कह रहे हैं। बाकी यूसेट तो 6 वर्ष से कराया नहीं, उत्तराखंड का बच्चा इंतजार कर रहा है और 6 साल आपको उच्च शिक्षा मंत्री बने हुए हो गए हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि आप समय रहते हुए इस मांग को मान लीजिए, आपका सम्मान होगा, आपके जय जयकारे लगेंगे। परंतु यदि मांग नहीं मानी गई तो हमने कह दिया है कि कहाँ कहाँ हम घेर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये हम करेंगे, ये हमने आज कह दिया है। बाकी बंद दरोगा की मैं बात करूं तो बंद दरोगा में आप देख सकते हैं ये जांच एसटीएफ के पास जा चुकी है। जैसे पहले बीपीडीओ जांच गई, उन्होंने उसमें जब मुकदमा दायर किया तो उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई। हमारे पास कुछ साक्ष्य सचिवालय रक्षक के थे, वो साक्ष्य हमने एसटीएफ के पास रखे। एसटीएफ ने कल उसमें मुकदमा दर्ज करके अब उस पर जांच शुरू कर दी। अब जो बंद दरोगा है उसकी भी बारी है, अगर जांच में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करिए, परंतु जांच में यदि पाक साफ पाया जाता तो आप उसे सही से वो कर दीजिए। परंतु जांच बंद दरोगा की होनी चाहिए,
क्योंकि वन दरोगा में भी ऐसे आरोप हैं और ऐसे साक्ष्य हैं कि वहाँ से 7-8 परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर से 2-2, 3-3 सिलेक्शन हो रखे हैं, और ऐसे परिवार हैं जिनके घर से पहले से ही वन विभाग में अधिकारी कार्यरत हैं। हमें उनकी योग्यता पे वो नहीं है, हम योग्यता उनकी मानते हैं कि होगी, योग्यता हम मान सकते हैं, परंतु जांच का विषय है। अगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 7-8 लोग ऐसे हैं वन दरोगा में जिनका जो पूरा पेपर था वो 10-12 मिनट में ही शुरू हुआ और ख़त्म हुआ और सिलेक्शन पा गए। अब उन लोगों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई या उन लोगों को नियुक्ति दी गई या उन लोगों को बाहर किया गया, इसका हमें कोई अभी तक सूचना कोई प्राप्त नहीं है, ना आयोग की ओर से। और ये आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी अपने शब्दों में कह चुके हैं कि ऐसे कई कुछ बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा शुरू की और 12-15 मिनट में पूरा पेपर ख़त्म कर दिया और आज सबसे टॉपर बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। वन दरोगा में एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो की भी जांच होनी चाहिए। वो ऑडियो किसका था, कौन डील कर रहा था, इस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। बाकी सिलेबस से बाहर यदि उसमें प्रश्न पूछे गए थे, सहायक लेखाकार में भी सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए थे जो कि लास्ट में रद्द करना पड़ा। तो वन दरोगा भी बड़ी बू इसमें वन दरोगा में धांधली की इसलिए भी आ रही है कि मुझे लग रहा है, जैसे मुझे सुनने में आया कि उस दौरान जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे वो NSEIT एक ऐसी एजेंसी जिसने पूरे भारत में भ्रष्टाचार के झंडे गाड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, एक ऐसे एजेंसी द्वारा ये परीक्षाएं करवाई गई थी, इसलिए जांच के घेरे में आना जरूरी है। बाकी जो भर्तियां हैं, सचिवालय रक्षक पर जांच हो और उसमें दोषियों पर कार्रवाई हो। कनिष्ठ सहायक जो जुडिशियली की जो परीक्षा हुई थी उसकी जांच हो और उसमें छांट के लोगों को निकाला जाए कौन गलत तरीके से चयन किया हुआ है, दोषियों पर कार्रवाई हो। उसके बाद वन आरक्षी परीक्षा की बात आती है। यदि SIT ने इतनी अच्छी जांच कर ली थी तो आज दोबारा नौबत क्यों आई जांच करने की? SIT ने लीपापोती की है। उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग मिली है कि जिनके नाम उस सूची में थे कि इन्होंने ब्लूटूथ से नकल की है, और कई लोगों को उस दौरान बचाने की कोशिश की गई। जिन लोगों को उस दौरान बचाने की कोशिश की गई उन लोगों को बाहर फेंकना है। ये काम सरकार का है, ये काम STF का है। मैं कह देना चाहता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक यदि उस समय लग गया था, आज ये 4-4, 5-5, 6-6 भर्तियाँ में बलिदान नहीं देना पड़ता यहाँ के युवाओं को। उस समय ये मामला रोकथाम इसमें हो जाती, परंतु सरकार ने, आयोग ने उस समय पूरा बचाव किया उसका। आज अगर सामने जांच में आई है तो इसकी तह से तह तक जाकर जांच होनी चाहिए, और जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं फॉरेस्ट गार्ड में उनको बाहर किया जाए। जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए हुए हैं हमारे कनिष्ठ सहायक जुडिशियल में, उन्हें बाहर किया जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों, हमारा मकसद सिर्फ एक विशेष भर्ती नहीं था, क्योंकि कई लोगों ने पर्सनली इस चीज़ को ले लिया था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो लोग पर्सनली लेना भी जायज़ बात थी, पर्सनली ले लिया था कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो हमारा मकसद तो भ्रष्टाचार को मिटाना है, और आगामी जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन को हटाकर और एक पाली में सभी परीक्षाएं हो। अगर कोई परीक्षा हो रही है तो उसमें आप एक पाली में ही संपूर्ण करवाइए, ये हमारी मांग है। क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम प्रकार के यहाँ पर कदम उठाने होंगे। आप नकल विरोधी कानून जो वो पास करिए, आप कैबिनेट बिठाइए, आप विधानसभा के अंदर उसे पारित करिए, आप ऐसे उस पर रूल्स बनाइए कि हमारे जो ये माफिया जो बड़ी बड़ी आंखें करके इस उत्तराखंड को देखते हैं और भ्रष्टाचार करने की सोचते हैं, उन पर लगाम लग सके। ऐसे कानून आप पारित करिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के युवा आपके साथ खड़े हैं।
तो साथियों, आज बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है और मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई जारी है। सीबीआई जांच करवा कर रहेंगे। सीबीआई जांच के लिए जो करना पड़े वो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्याय सबको मिलना चाहिए। सीबीआई जांच होकर रहेगी। आज अगर हमारे सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता अगर अपने स्टेटमेंट से बदल रहे हैं तो हम उसका भी संज्ञान लेंगे और एसटीएफ की जो जांच चल रही है उस पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। जब जब ज़रूरत पड़े तब तब हम एसटीएफ से मिलकर भी उनका सहयोग करेंगे। जब जब एसटीएफ को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जहाँ सहयोग की बात होगी हम 24 घंटे हाजिर हैं उस सहयोग के लिए, परंतु हमारी एसटीएफ अच्छे से जांच करें। परंतु जहाँ पर दायरा बढ़ गया है, अब सीबीआई को मामला सौंपा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कई सफ़ेद पोश जो नेताओं के चेहरे सामने आने हैं वो आने चाहिए। हमारे उत्तराखंड के जनमानस को ये लगना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि हम किन लोगों को वोट दे रहे थे, हम किन लोगों को विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर भेज रहे थे। इन लोगों के नकाब सबके सामने उतरने चाहिए, सबके सामने इनके चेहरे आने चाहिए। तो साथियों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए, पर कभी भी अगर ऐसी घटना होती है, ऐसी अगर घटनाएं सामने निकल कर आती है तो आप मुखर हो जाइए सरकार के खिलाफ, आप मुखर हो जाइए गलत करने वाली संस्था के खिलाफ, क्योंकि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो, ये साबित हो गया है और लड़ने भी पड़ेगी। तो साथियों, ये चीज़ें बोलिए, इस पे आप गौर कीजिएगा। एक बार सभी लोग गौर करने योग्य बातें हैं। बाकी जो परीक्षाएं चल रही है जिसमें कोई गड़बड़ियां नहीं है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप आयोग निरंतर कदम उठाइए, सरकार निरंतर कदम उठाइए। हमारी भी जो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है हम भी सहयोग करेंगे, परंतु जिसमें गड़बड़ियां हुई है उनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। एक बार इस गंदगी को साफ कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेहनती बच्चों की लाइन लग जाएगी सिलेक्शन वाली लाइन पर। अगर कुछ ये आने वाली 5-7 परीक्षाएं होती है तो मेहनत करने वाला बच्चा विभागों में हमारा जाएगा, जो कूड़ा करकट जा रहा था वो नहीं जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।